जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। बात करेंगे सबसे पहले फलस्तीन और इसराइल पे। न तो अंदर की न बाहर की खबरें हैं, खबरें बहुत सारी चल रही हैं। मेरे पास कोई खबरें नहीं है। मैं तो वो बात करूंगा जो आपके ज़मीर को शायद जोड़ सकूं, शायद आपको याद करवा सकूं। हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद एक ऐसा हमारे साथ अमल होता है जो अमल हमारे नुकसान में जाता है। और वो जब अमल स्टार्ट होता है तो हम छलांगे लगा रहे होते हैं। सिर्फ इतनी याददाश्त अपनी जगा के देखें, आप असल में आपकी जो याददाश्त है वो स्लीपिंग मोड में चली जाती है कुछ भी होने के बाद, क्योंकि आप वो बात सुनना चाहते हैं जो आपके कानों को, आपके जहनों को अच्छी लगे। बाकी आप कुछ नहीं सुनना चाहते, ना कुछ देखना चाहते हैं। आपके सामने चीज नजर भी आ रही होती है तो फिर भी आप वही कह रहे होते हैं जो आप सुनना चाह रहे होते हैं। इसराइल और फलस्तीन, ये एक लंबा अरसा हो गया। होता क्या, सबसे पहले आप याद करें कि जो इसराइल है उसने सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट की है वो रॉकेट शील्ड बनाने के लिए ऐसे मिसाइल लगाए जो कोई भी रॉकेट चल जाए उसको फजा में तबाह कर देते हैं। और उसने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की इस काम के ऊपर, शुरू से कर रहा है। फिर उसकी जो एजेंसी है वो भी काफी दुनिया में मशहूर है, मुसाद उसका नाम है। लेकिन वो उसका सारा जो काम है, वो स्टार्टिंग जो है या एंड है, वो सारा मकसद, उसका बड़ा मकसद वो है फलस्तीन से मुकरियां लानी और उसकी हर चीज को निकालना। फलस्तीन में ऐसा भी हुआ, मस्जिदों में ऐलान हुए पुराने वक्तों में कि भी इसराइल के खिलाफ, फलस्तीन के अंदर ऐलान होते थे मस्जिदों में कि भी आप हमें जवान बंदे दे दो, हम फलानी तहरीक बनाई हमने, तो हम अपना कबला अव्वल भी आजाद करवाएंगे, अपने जगह भी आजाद करवाएंगे यहूदियों से, इसराइल से वो आजाद करवाएंगे। वो लोगों ने, माओ ने अपने बच्चे दिए, वो यहां से सारे बच्चे इकट्ठे करके तो ले गए। और उसके बाद हमें तब पता चला जब वो बोट्स के अंदर से एक एक बच्चा पकड़ के, जवान, उसके दिमाग में, मगज में गोली मार मार के समुद्र में फेंकी गई। ये एक अमल होता है, इसको मीडिया टूल के साथ खेला जाता है इस अमल को। और आप इतने भी याददाश्त आपकी कमजोर नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले रमजान शरीफ गुजरा है, सबसे पहले खबर आती है इस मीडिया के ऊपर। खबर यह आती है कि फलस्तीन ने हमला कर दिया है इसराइल के ऊपर। उस खबर की हम तस्दीक करें ना करें, हम बड़के लगानी शुरू करते, धमाके करने शुरू कर देते हैं, पूरा सोशल मीडिया भर देते हैं हम, और बल्ले बल्ले कर देते हैं, ऐसे ऐसे तराने लगा देते हैं कि बस ऐसे लगता है कि भाई जो फलस्तीन है वो कल परसों आजाद हो जाएगा। अभी हम अपने ख्यालात में उस मुल्क को आजाद करने के करीब ही होते हैं कि साथ ही खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब जब वो ये शोर हो रहा है ना कि भाई फलस्तीन ने हमला किया है, तब साथ में ह्यूमन राइट्स की बातें हो रहती हैं कि ये करना चाहिए मुसलमानों को, ये नहीं करना चाहिए, मुसलमान यूं, मुसलमान, वो सारी बातें याद आ गई होती हैं। वो सिलसिला चलता है। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई होती है, वो शहरी आबादियों पे हमले, शहर, स्कूलों पे, कॉलेजों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, उस वक्त कोई बंदा ना ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ना ये सोशल मीडिया पे तराने और भड़के मारने वाले कुछ करते हैं, ना OIC कुछ करती है, ना IMF कुछ करता है, ना UNO कुछ करता है, ना ही कोई और NGO कुछ करती है, ना ह्यूमन राइट्स का नाम लेती है। वहां पे ह्यूमन राइट्स और ये चीजें खत्म हो जाती हैं, सिलसिला आगे चल पड़ता है। तो उसके बाद हम खबर देखते हैं कि आज इतने फलस्तीनी बच्चे मार दिए, आज इतने फलस्तीनी बच्चों को उठा के ले गए। दुनिया में कौन से ह्यूमन राइट्स हैं जो दूसरी कौम के बच्चों को उठा ले? कहीं कि हमने खुद पालने हैं, अपने हिसाब से पालेंगे इनको। उस वक्त हम ऐसी खबर देखते हैं, साथ ही आंख बचाते हैं अपनी, और कोई ना कोई गाना लगाते हैं, कोई ना कोई चीज जो हमें वो लाइक्स लेके दे, हमें बड़ी मकबूलियत मिले, वो उन कामों में उलझ जाते हैं हम, और उनसे आंख बचाते हैं हम। अल्लाह खैर करे, मैं नहीं कोई खबर नहीं दे रहा, कोई और बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपकी याददाश्त में लाना चाहता हूं, आपको याद करवाना चाहता हूं कि ये वही तसलसल है। और जितना बड़ा ये हमला अपने ऊपर डिक्लेयर करते हैं हमारे ऊपर हुआ है, उसका जवाब भी उतना ही बड़ा होता है। कुछ दिन पहले जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है
वो उसने, आपने सुना है, उसने कहा कि हमने इनको अब चाह रहे हैं, हम इनको खत्म कर देंगे। अब तो खत्म करने वाले काम स्टार्ट हो गए हैं। हम भंगड़े डाल रहे हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह हम भंगड़े डाल रहे हैं, तराने लगा रहे हैं और देख देख के खुश हो रहे हैं। हो सकता है कि फलस्तीनियों को खबर भी ना हो इन बातों की, क्योंकि एक वो जेल में रह रहे हैं, पूरा मुल्क एक जेल है, रोटी अनाज दूसरों की मर्जी से मिलता है। वो यहां पे एक बात और मैं आपको मेंशन करूं, इराक को खाना था तो 11 साल जंग लगवाई किससे? ईरान से। दुनिया में यह भी आप चेक कर लीजिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में रहते हैं। इस वक्त ईरान जो है वो फलस्तीन की फेवर में है और फुल धमके झमके लगा रहा है, काम को गर्म कर रहा है, और ये ईरान कहीं मिलेगा भी नहीं, इसका नाम निशान भी नहीं। पहले भी ऐसे होता है, ये भी याद करके देख लें। जब जवाबी कार्रवाई के नाम पे फलस्तीन को तबाह किया जाएगा, ईरान कहीं नहीं मिलेगा आपको। ना किसी ने आके यहां पे लड़ना है फलस्तीनियों के लिए, ना कुछ उनकी मुश्किलात में इजाफा करने के लिए सब कुछ करना है। या आज तक लड़ा कौन है? उनके लिए आवाज किसने उठाई, कहां पे उठाई? जब अपने मफादात आते हैं उनकी आवाजें भूल जाती हैं। इस तरह कश्मीर में है, इसी तरह औरंगे और इधर उधर बड़ी जान मुसलमान रहते हैं। ये सिलसिला चल रहा है, याद करके देखें, शायद आपको याद आ जाए। जी तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे चुड़ैले, कबूतर, चिड़िया वाले मदारी शाम को बैठ के चंद लाइक्स और चंद चीजों के खातिर वो अपने मुल्क को दांव पे लगा देते हैं और हर वो बात करते हैं जिससे उनको फैम मिले, लेकिन वो ये नहीं सोचते इसका रिजल्ट जो हमारे मुल्क को मिलेगा वो क्या होगा, हमें इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। इसको बालाताक रख के वो अपने प्रोग्राम्स करते हैं और सबके कबूतर, चिड़ियां, चुड़ैलें उस वक्त वफात पा गई हैं जब मियां नवाज शरीफ ने यहां से अपना सफर पाकिस्तान की तरफ स्टार्ट कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, यूथियाज जिन्होंने हाथ जोड़ के मिन्नतें करके उस वक्त की फौजी क्यादत को, और इन लोगों ने जो एक पेज था, अपने एक पेज वाले जो फौजी थे उनको मिन्नतें की कि किसी तरीके से इधर से नवाज शरीफ को निकालें, बाकी बंदा को जेलों में डालें, बाकी जो उसके बाकी बचते हैं तो फिर मैं हुकूमत करूंगा, वरना मुझे हुकूमत ये नहीं करने देंगे। जो मैंने जाल बिछाने हैं आने वाले वक्त के लिए मुल्क को तबाह करना है, ये अंदर बैठे भी हमारे लिए मुश्किल पैदा करेंगे। यही हुआ, आपने देखा। फिर उसको वहां से निकाला गया, वो जब इधर पहुंचा तो इधर कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप अंदाजा करके देखें। मैं भी इधर यूके में रहता हूं, तो यहां पे बंदा जब काम नहीं करता तो पाकिस्तान में गुजारे चल जाते हैं, इधर गुजारे नहीं चलते। तो अब एक टीम डेली मुसलसल इतने साल नवाज शरीफ के घर पहुंचे, वो कहां से रोटी कमाते रहे, कहां से खाते रहे, एक सवाल है। और वो हर वक्त उधर ही हाजिर रहे हैं, जो जो उनसे बन पाया वो उन्होंने किया। वो अब कुलसूम नवाज के हॉस्पिटल में, मैडम कुलसूम नवाज के हॉस्पिटल में घुस के उसकी तस्वीरें, बीमारी की हालत में तस्वीरें उतारने के ले लें, उनके घरों पे अटैक से देख लें, आप किसी भी सूरत में देख लें, जो कुछ वो कर सके वो कर पाए। जब उन्होंने सुना कि जी नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, फिर उन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा मशीनें, जो कि टूल्स में, मीडिया टूल्स यूज करते हैं, वो टूल्स उन्होंने यूज किए। हत्तल वसा उन्होंने ऐसी ऐसी खबरें फैलाई, कभी उन्होंने डॉक्टर की रिपोर्टें ले आए, कभी उन्होंने कहा ये तो जा ही नहीं रहे, जैसे चाइना का सदर आ ही नहीं रहा, कुलसूम नवाज अब मकर करके पड़ी है। मतलब जैसे उनकी हिस्ट्री थी, उन्होंने वो सारे काम किए। उनके यहां तक कि उनके चिड़ियों वाले, कौवों वाले, उनकी चुड़ैलों वाले भी टीवियों पे बैठ गए और यहां पे बैठ के उन्होंने धमा चौकड़ी मचाई। बहरहाल उनके लिए खबर यह है कि खुशखबरी कह लें, बदखबरी कह लें, या कुछ भी कह लें, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए शायद खुशखबरी है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ रवा दमा है। अगली खबरें आप बाद में देखते रहिएगा। फिलहाल यूथियों के सारे प्रोपेगेंडे दम तोड़ गए हैं, मर गए, वफात पा गए हैं, और अल्लाह करे पाकिस्तान का हर दुश्मन, जैसे यूथियों के एम, यूथियों के ख्यालात, यूथियों की उम्मीदें जैसे वफात पाई हैं, वैसे हर दुनिया में बैठा कहीं भी छुपा पाकिस्तान का और इस्लाम का दुश्मन है, इसी तरह वफात पाए। दोस्तों आप बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान साहब काबिल एहतराम है, किन के लिए? मुसलमानों के लिए।
और काबिल नफरत हैं एंटी लोगों के लिए। वो कोई भी बात करें, उनकी हर बात के ऊपर मीम्स बनती हैं, सारा कोई बनता है, पूरा यहूदी मीडिया, पूरे टूल्स जो है उनके खिलाफ हर वक्त लगे थे। अब उनके लिए जमात इस्लामी जो कि बी टीम है एक पेज की, और पीटीआई जो कि पैदावार है एक पेज की, ये दोनों ने मिलकर कल से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ। कहा जा रहा है कि जी उन्होंने यहूदियों के हक में बयान दे दिया। यहूदियों के हक में जो बयान दिया है वो बयान दिया उन्होंने जो रसूल पाक के अहादीस है, वो उन्होंने अहादीस को रिपीट किया है। अहादीस के जो रिपीट किया उसको पकड़ के कह रहे हैं कि भाई ये यहूदियों के हक में बयान दी, जबकि ये लोग यहूदी अपने साले की कंपेन जब चलाएं तो ठीक है, हुकूमत करे, हुकूमत में आए तो इनकी एमएनए, इनके लोग असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके ये बातें कहें और यहां तक कह दें कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसमें द्रूद पढ़ते हैं, द्रूद उनको उन पे भेजते हैं इसराइलियों पे। अंदाजा करें आप, किसी के कान पे जू नहीं रेंगी और वो यहूदी एजेंट नहीं साबित हुए। किसी ने ये नहीं एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हम यहूदी एजेंट है, लेकिन बात वो करते हैं जो यहूदी एजेंट करते हैं। इसराइल ने वो फलस्तीन पे हमला करना था, इसकी तैयारी के लिए पाकिस्तान को कमजोर करना बहुत जरूरी था। उसमें इसराइल की पूरी मदद की, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश की, पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े किए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके, और अभी तक चिमटे हुए हैं और यहूदी एजेंट दूसरे हैं। अंदाजा करें आप, वही यहूदी जिनका टूल मीडिया हाथ में लेके सोते हैं, फोन के अंदर आंख खोलती है सबसे पहले उसको ही खोलते हैं और बात करते हैं हदीसों की, बात करते हैं रसूल पाक की, बात करते हैं मुसलमानों की, बात करते हैं यहूदियों की, और ये कहते हैं कि हमें यहूदी एजेंट नहीं है। अमली तौर पे बात करें, बातों से बातें नहीं होती। मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे पड़ने के बजाय आप पहले चेक कर लें जो लफ्ज उन्होंने कहे हैं वो अहादीस हैं, हदीस मुबारक है, उसमें रसूल पाक ये इंस्ट्रक्शन दिया करते थे जो मौलाना साहब ने रिपीट की है। तो बात करेंगे मरियम नवाज शरीफ की। मरियम नवाज शरीफ ने एक जलसा किया छोटा सा, तो सारा मीडिया भर गया, मीडिया की डहने बैठ गई और बड़े बड़े तबसरे किए और रेटिंग लेने के लिए कि जो ये एक टच देना कि जी मरियम का जैसा फ्लॉप हो गया, तो इस टच के साथ काफी सारे पैसे वो लाइक्स मिल जाते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद, इतने दिन बकवास करने के बाद, भौंकने के बाद, जब उसने कल एक बहुत बड़ी पावर शो कर दी तो सबको सांप सूंघ गए, सबको गोमे में चले गए, किसी ने कोई बात अब तक नहीं की, ना उसका सोशल मीडिया जो है पीटीआई का जो बात पे मरियम नवाज के पीछे पीछे फिरता रहता है, वो भी वफात पा चुके हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उसने एक बात कही, मरियम बीबी ने, उसने कहा कि हम अगर हुकूमत में आएंगे तो हम अपने, उसके बाप ने भी यह कहा कि मेरी पहली और आखिरी तरजीह जो है इकॉनमी है। उसने भी यह कहा कि हम इकॉनमी के ऊपर काम करेंगे, महंगाई के ऊपर काम करेंगे, हम बदले की सियासत नहीं करेंगे। इस बयान को कोई भी दुनिया का बादशाह बंदा अप्रिशिएट करेगा और इस बयान को कोई भी दुनिया का बेवकूफ बंदा होगा जो इसके ऊपर भी शोर शराबा करेगा। अब वो चुड़ैलों वाले, कौवों वाले, कबूतरों वाले, चिड़िया वाले, हर चीज वाले, जब वो पावर शो हुआ तो उन्होंने कोई सही तरीके से बयान नहीं दिया उसके ऊपर। ये भी याद रखिएगा, ये भी ज़हन में रखिएगा। जिसे दोस्तों अब बात करेंगे हम आखिर में कि हमारी जो इकॉनमी है उसके लिए सबसे पहले सबसे जरूरी है करप्शन को खत्म करना पाकिस्तान में, और चोर रास्ते बंद करना। किसी भी बकेट, बाल्टी, किसी भी बर्तन में सुराख कर ले, उसमें पानी भरना शुरू करें तो वो पानी नहीं भरता, कुछ देर ठहर जाता है लेकिन वो निकल जाता है। इसी तरह पाकिस्तान की इकॉनमी को बना दिया गया। हम कर्जा लेते हैं, उस बाल्टी को भरने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ देर ठहर जरूर जाता था, कुछ देर के लिए, लेकिन वो पानी फिर निकल जाता है। ये हमारी इकॉनमी का सिस्टम बना दिया गया। इसके सुराख बंद करने के लिए जरूरी है कि ये एक पेज ने सुराख किए थे और एक पेज ही इसको बंद कर सकता है। दूसरे बंदे की वहां पे अप्रोच नहीं है। दूसरा बंदा तो उनके ऊपर कोई केस भी नहीं करवा सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकता। जब दूसरा बंदा उनको टच भी नहीं कर सकता तो फिर ये पुराना या नया कोई भी हो, एक पेज जिन्होंने सुराख डाले हैं उन्होंने बंद करने। तो जिन्हें दर्द दिया और तो ये दुआ देना, ये दुआ भी उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहुंच से बाहर हैं। हर पाकिस्तानी के, हर इंसान से, पूरे मुल्क में, मुल्क के बाहर से, आप पहुंच से, हर बंदे की पहुंच से बाहर है। तो अगर आप बाहर हैं
तो बाहर बैठ के अपने सुराग डालें। हम तो बाहर आ नहीं सकते उस सर्कल से, आप बाहर रहते हैं। तो अगर वाकई आप पाकिस्तान से मुखलिस हैं, आप भी हमें राम कहानियां नहीं सुना रहे, तो ये सुराख बंद करें। ये सारे सुराख आपके हैं, हमारा एक भी सुराख नहीं है। तो हमें याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।